टॉपिक का नाम है कोलिजन। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलिजन का मतलब है दो बॉडीज का आपस में टकराना। यानी कि फिजिक्स के अंदर कोलिजन का मतलब होता है दो बॉडीज के बीच में जब क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट जब होगा तो उसे हम कोलिजन बोलेंगे। सही है। अब ये बात केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लागू है, माइक्रोस्कोपिक पे लागू नहीं है। जैसे कि तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो अल्फा पार्टिकल जो होता है न्यूक्लियस की तरफ जाकर के कोलाइड करता है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। ठीक। इसमें देखा जाए तो कोलिजन थोड़ा हुआ है कोई, क्यों? क्योंकि अल्फा पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा कैसे, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर देंगे। सही है। लेकिन देखने में कैसा लगता है कि कोलिजन ऑपरेट हो गया, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोलिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह के कोलिजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन कोलिजन की बात हो रही है जिनके बीच में दो बॉडीज के बीच में क्या हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब ये कोलिजन कितने टाइप का होता है? तो ये कोलिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला इलास्टिक और दूसरा इनइलास्टिक। क्लासिफाई कैसे किया गया? तो क्लासिफाई जब कोलिजन को किया जाता है इलास्टिक और इनइलास्टिक में, तो किया जाता है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। ऐसा कोलिजन जिसमें कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना आए, यानी कि कोई चेंज ना आए, इस तरह का कोलिजन जो होता है वो किसमें रखा जाता है, इलास्टिक के अंदर। लेकिन ऐसा कोलिजन जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल ना हो, ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब की बार इनिशियल से कम हो जाएगी। इस तरह का कोलिजन जो भी होगा वो कहलाएगा इनइलास्टिक। यानी इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। जैसे कि कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब लगातार आपस में टकराएंगे। इनके टकराने से जरा भी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो इनका कोलिजन कैसा माना जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स का, इलास्टिक कोलिजन। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बीच में। अब ये जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ये इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो 100% हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस 100% हो गया, यानी कि बॉडी की टकराने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है इसे काउंट कर लिया जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन उनको बोला जाता है जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या आता है निकल करके, 100%। जैसे कि आप एक मड बॉल को ले लो और उस मड बॉल को लेकर जमीन पे मार दो, तो बॉल बाउंस करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, जमीन से जाके चिपक जाएगी। क्या कर गई, स्टिक। जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लॉस हो गया वो कितना माना जाएगा, 100%। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कोलिजन जिसमें कि लॉस 100% हो गया उसको किस में रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के अंदर। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ, लॉस की वैल्यू क्या आएगी, 100%। लेकिन अगर लॉस 100% नहीं है तो फिर वो किस में आ जाएगा, पार्शियली इनलास्टिक के अंदर। जैसे कि बॉल को आपने जमीन पे मारा, प्लास्टिक की बॉल है, H1 हाइट से फेंका, बाउंस करके H2 हाइट पे पहुंच गई बॉल। सही है। अब उतनी हाइट पे तो नहीं आएगी ना जितनी हाइट पर से गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस 100% तो नहीं है। अगर हो जाता तो बॉल बाउंस की होती दोबारा। तो इस तरह का जो कोलिजन हो गया वो किसमें आ गया, पर पार्शियली इनलास्टिक कोलिजन के अंदर। सीधे शब्दों में ये समझ लो, डेली लाइफ के जितने भी कोलिजन है, डेली लाइफ के अंदर ऑपरेट होने वाले जितने भी कोलिजन है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, पार्शियली इनलास्टिक होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट इनलास्टिक होते हैं, जिसमें कि लॉस 100% नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक हो। खास बात यह है कि किसी भी तरह के कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। किसी भी तरह के कोलिजन के अंदर चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करोगी तो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। टोटल एनर्जी कंजर्व हो सकती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो या तो कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है।
अगर मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट है इन दो कंडीशन के साथ, तो कोलिजन काउंट होगा किसके अंदर, इलास्टिक के अंदर। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, दो बातें ऊपर की कंजर्व हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोलिजन किस में आ जाएगा, इनलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मान लो कि m1 मास की बॉडी वेलोसिटी u1 से चल रही है, m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी चल रही है। दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई, टकराने के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, u1 से v1, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, u2 से v2। ये हो गई फाइनल वेलोसिटीज, और ये दोनों हो गई इनिशियल वेलोसिटीज। जब बॉडीज टकराएंगी तो ऐसा तो है नहीं है कि इनके मास भी चेंज हो जाएंगे, मास तो वही रहेंगे ना। तो पहले बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, टकराने के बाद मास वही रहेगा, बस बदलेगा क्या, वेलोसिटी बदल गई। पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 से v1 हो गई, और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी u2 से v2 हो गई। अब कोलिजन की कंडीशन जो है वो ये कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के। तो इन दोनों बॉडीज का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं m1 और m2 का, जिनकी वेलोसिटी u1 u2 है, तो इन दोनों बॉडीज का मिलाकर के इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पहले वाली बॉडी का हो गया m1 u1, दूसरे वाली बॉडी का हो गया m2 u2, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों का मिला के इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। दोनों का मिला के फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, पहले वाली बॉडी का m1 v1, दूसरे वाले का m2 v2। तो m1 v1 वाला फैक्टर जो है मैं इस तरफ ले आया, और m2 u2 वाला फैक्टर जो है वो हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। इसमें से मैंने m1 को कॉमन कर दिया, तो अंदर रह गया u1 माइनस v1, और यहाँ हो गया m2 कॉमन करके v2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन आ गई निकल करके, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस तो होता नहीं है, अगर लॉस नहीं है तो इनिशियल किसके इक्वल होगा, फाइनल के। तो दोनों बॉडीज की मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो पहले वाली बॉडी की कितनी हो गई, हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे वाले की हो गई हाफ m2 u2 स्क्वायर। सिमिलरली फाइनल निकाला, पहले वाली बॉडी का कितना हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरी वाली का कितना हो गया, हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें भी हमने वही काम किया, वन वाले फैक्टर को एक तरफ कर दिया और टू वाले फैक्टर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। कॉमन क्या आ गया, 1/2 m1 एक तरफ कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सिमिलरली इसमें से 1/2 m2 कॉमन कर दिया, अंदर क्या रह गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आ रही है निकल करके, इसमें से हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो दूसरी ये वाली जो इक्वेशन बनाई हुई है हमने इतनी, इसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने इसे ओपन कर लिया, u1 माइनस वी1 और u1 प्लस वी1। इस वाली इक्वेशन को आपने जो पहले इक्वेशन बनाई थी उससे कर दिया डिवाइड। पहले जो आपने इक्वेशन बनाई थी वो किसकी बनाई थी, मोमेंटम की, ये वाली। इस वाली इक्वेशन से आपने कर दिया डिवाइड। तो u1 माइनस वी1 से नीचे वाले का u1 माइनस वी1 कट जाएगा, बचेगा क्या, u1 प्लस वी1। सिमिलरली दूसरी साइड क्या बचेगा, u2 प्लस वी2। तो आपने दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर इक्वेशन क्या आ रही है निकल करके, तो इक्वेशन आ रही है निकल करके u1 प्लस वी1 इज इक्वल टू u2 प्लस वी2। अब u2 वाला जो फैक्टर है उसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, v1 वाला फैक्टर जो है वो इस तरफ ले आओ निकाल करके। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आपके पास इक्वेशन आएगी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। जो u1 माइनस u2 वाला फैक्टर है उसको नीचे उतार दो। तो जैसे आप नीचे उतारोगे तो आप बोलोगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। v2 माइनस v1 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और u1 माइनस u2 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच करने की वेलोसिटी u1 है या u2 है, और सेपरेशन की वेलोसिटी v1 v2 है। अब इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, e के इक्वल आ रहा है। इसका रेशियो जो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ये जो 1 है इलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू e के इक्वल कहलाती है। ये e क्या चीज है, तो इस e का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो न्यूटन का लॉ ऑफ कोलिजन ये कहता है, एनएलसी का मतलब है न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है वो रेशियो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है ना, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल, जो कि आ ही रही है इलास्टिक कोलिजन में। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, कब, जब कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक हो।
और 1 से कम होती है जब कोलिजन कैसा हो, इनलास्टिक हो। डेली लाइफ के मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनलास्टिक होते हैं, इलास्टिक तो होते नहीं है। इसलिए नॉर्मली ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। यानी डेली लाइफ के अंदर जो भी कोलिजन होता है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होती है। लेकिन अगर दो बॉडीज आपस में स्टिक कर गई, यानी कि जो कोलिजन हुआ वो कैसा हो गया, परफेक्टली इनलास्टिक, जैसे कि मड बॉल को आपने जमीन पे मार दिया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर ई की वैल्यू 0 आ रही है तो कोलिजन कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन में जैसे मान लो ये कह रहा है कि एक बॉल है H1 हाइट से आपने फेंक दिया, जमीन से टकरा करके H2 हाइट पे पहुंच गई बॉल। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए हाइट कितनी होगी H2, अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.5 दिया हुआ है। अब 0.5 दिया हो तो ऑब्वियसली बात है ई की जो वैल्यू है वो 1 से कम है या नहीं है, तो कोलिजन कैसा हुआ, इनलास्टिक हुआ या नहीं हुआ। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ई की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप ई की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 आपको दे रखी है और आपको मान लो क्वेश्चन में H2 की वैल्यू निकालनी है कि H2 की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन यहाँ पे लगा दीजिए, जिसको एक्सप्लेन हमने किया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी को नाम दे दिया v2 माइनस वी1 और अप्रोच को u1 माइनस u2। जब कोई बॉडी h हाइट से ऊपर या नीचे जाती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, अल्टीमेटली √2gh। इस फॉर्मूले को आप बस खाली यहाँ लगा दो, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया √2gh2 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला हो गया √2gh1। दोनों को सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पर जो ई की वैल्यू आ रही है वो कितनी बचेगी, अंडर रूट में h2 अपॉन h1, अंडर रूट हटा दो तो ई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, h2 अपॉन h1 के इक्वल। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें और H2 की वैल्यू को निकाल के लेकर के आए, तो H2 की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो कितनी आएगी, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ H1। अब अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर ई 1 होता तो H2 और H1 बराबर आ जाते, यानी कि बॉल जितनी हाइट से फेंकी गई है लौट करके उसी हाइट पे आ जाती। तब जब कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, क्योंकि एनर्जी में कोई लॉस ही नहीं होता। लेकिन अगर कोलिजन इनलास्टिक है और ई की वैल्यू 1 से कम है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू कितनी है, 0.5, वो 0.5 आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 0.5 का मतलब कितना हो गया, 1/2, और 1/2 का यहाँ स्क्वायर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1/4। कितनी आ जाएगी, H1/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नई हाइट आएगी निकल करके वो कितनी आएगी, इनिशियल की 1/4 आएगी, इनिशियल की 4 आएगी। अब अगर मैं दोनों साइड mg का मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो रह गई वो इनिशियल की 1/4 ही तो रह गई। तो लॉस कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी का, 3/4 हो गया, यानी लॉस काइनेटिक एनर्जी का 75% हो गया इस केस में। लॉस काइनेटिक एनर्जी का कितना हो गया, 75% लगभग लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। सही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना आ रहा है, मात्र 25% आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोलिजन अगर इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, ई डिसाइड करता है। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर इस ई की वैल्यू 1 आती है तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, और अगर ई की वैल्यू 1 से कम आती है तो कोलिजन कैसा होगा, इनइलास्टिक। फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला H2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ H1। अब हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था V2 माइनस V1 V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अब हमने V1 वाला जो फैक्टर है वो इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो V2 की वैल्यू आ गई निकल करके U1 माइनस U2 प्लस V1। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो कि हमने पहली इक्वेशन बनाई थी मोमेंटम से, वो यही वाली थी। इस मोमेंटम वाली इक्वेशन के अंदर करना कुछ नहीं है, बस खाली V2 की वैल्यू को डाल देना है। V2 की वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली, उसको उठा करके आप इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप यहाँ डालते हैं तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, U1 माइनस U2 प्लस V1। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करें और इस पूरी इक्वेशन में से V1 की वैल्यू को निकाल के लेकर के आए, जहां जहां V1 है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके लेकर के आए। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में से V1 की वैल्यू को निकाल के लेकर के आएंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये निकल करके आ गई टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी। टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी आ गई, m1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी। सिमिलरली अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को निकालेंगे
तो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी को याद कर लो, जहां पर m1 है उसकी जगह m2 कर दो, जहां पर m2 है उसकी जगह m1 कर दो, जहां पर m2 है उसकी जगह m1 करना है, जहां पर u2 है उसकी जगह u1 करना है। इतना काम करना है आपको। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? बाकी नीचे जो डाटा है वो सेम रखना है एज इट इज। तो ये आ जाएगा आपके पास टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। क्या आ गई वेलोसिटी निकल करके? m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया निकल करके वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला दोनों बॉडीज की। टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी ये आ गई और टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ये आ गई। तो टकराने के बाद पहले और दूसरी बॉडीज की वेलोसिटीज आ गई निकल करके। अब आप क्या करो, कंडीशन बना लो m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल है, यानी जो दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं उनके मासेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आप ये काम करते हैं और v1 और v2 के अंदर m1 m2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर v1 की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो तो u2 को इक्वल आ जाएगी, और v2 की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो u1 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बॉडीज सेम मासेस की एक दूसरे के साथ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में टकराने के बाद इन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज होती हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि टकराने के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, और टकराने के बाद दूसरे बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब दोनों बॉडीज के मासेस क्या हो? एक दूसरे के इक्वल। तो ये आ गई वेलोसिटीज निकल करके। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। वेलोसिटीज आर म्यूचुअली इंटरचेंज, दैट इज v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू v1। यानी फाइनल वेलोसिटी पहले वाली बॉडी की तो दूसरे के बराबर हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की पहली वाली बॉडी के इक्वल हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब जनरली दो बॉडीज के मासेस बराबर हो और दोनों बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड कर रही हो। अब एक कंडीशन हम इसमें यह बना लेते हैं कि जो बॉडी चल रही है उसका तो मास बहुत कम है, तो जो बॉडी रुकी हुई है उसकी वेलोसिटीज मैंने u2 मान ली। u2 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, u2 की वैल्यू 0 है, तो यानी कि दूसरा वाला जो मास है वो किस पर है? रेस्ट पर। अब अगर मैं m2 की वैल्यू को 0 कर दूं और इस वैल्यू को उठा करके वेलोसिटी के इन दोनों फॉर्मुलों के अंदर पुट कर दिया जाए m2 की वैल्यू को 0, तो v1 और v2 के लिए फिर से नए फॉर्मुले बन करके आ जाएंगे। वो नए फॉर्मुले क्या क्या होंगे? v1 के लिए हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 के लिए फॉर्मुला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें पहला केस लगा दिया कि अगर m1 m2 अब बराबर है, यानी कि दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस बराबर हैं, लेकिन एक चल रही है और एक अब की बार रुकी हुई है, तो क्या होगा? अगर m1 m2 बराबर हो गए तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और v2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? u1 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडीज सेम मासेस की हैं, एक चल रही है एक रुकी हुई है, तो टकराने के बाद पहले वाली जो बॉडी है टकराने के बाद वो तो आकर के रुक जाएगी, और जो दूसरी वाली बॉडी है वो पहले वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी। यानी क्या हुआ? यहाँ पर भी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। क्या हो गई? इंटरचेंज। जो चल रही है वो रुक जाएगी और जो रुक रही है वो चल देगी। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें इसी के अंदर कि m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है, यानी कि जो बॉडी रुकी हुई है, जो बॉडी रुकी हुई है उसका मास बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरेटिव? जो बॉडी चल रही है उसके कंपैरेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक बॉल है, उसको वॉल पर थ्रो किया गया है, तो नेचुरल बात है बॉल तो रेस्ट पे ही होगा ना, और बॉल का मास तो बॉल से बहुत ज्यादा ही होगा। तो जैसे ही आप बॉल को वॉल पे मारोगे तो बॉल जो है वो तो बाउंस होकर के पीछे ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बॉल भी चल देगी, बॉल थोड़ा चलेगी। ऐसा कब होगा? जब दो बॉडीज हैं, इलास्टिकली टकरा रहे हैं, और दूसरी वाली बॉडी का जो मास है वो पहले वाली बॉडी के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा है। तो वेलोसिटीज क्या होंगी? टकराने के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी तो खुद की अपनी इनिशियल वेलोसिटी कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या हो जाएगी? रिवर्स। रिवर्स के लिए क्या लग गया? नेगेटिव साइन। और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी वही आएगी जो पहले थी, पहले भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट पे ही होगी। अब अज्यूम करो तीसरा और आखिरी केस। तो तीसरा और आखिरी केस क्या है? तो तीसरा और आखिरी केस है कि जो बॉडी चल रही है उसका तो मास बहुत ज्यादा है, और जो बॉडी रुकी हुई है उसका मास बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैक ले लीजिए,
उस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है और आप बीच में खड़े हुए हैं ट्रेन को रोकने के लिए, और ट्रेन जो है चलती हुई आ रही है, तो ट्रेन का मास तो बॉय के मास से बहुत ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? जैसे ही ये ट्रेन बॉय से टकराएगा तो बॉय किस पर है, रेस्ट पर, और ट्रेन चल रही है। तो जैसे ही ये ट्रेन बॉय से टकराएगी तो ट्रेन की वेलोसिटी में रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ेगा? तो ट्रेन की वेलोसिटी वही तो रहेगी जो उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी। लेकिन लड़का क्या होगा, लड़के के तो परकच्चे उड़ जाएंगे। मतलब लड़का जैसी ट्रेन से टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो लगभग ट्रेन की वेलोसिटी की कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी दुगनी वेलोसिटी से उड़ जाएगा हवा में। बात आ गई समझ में? ऐसा कब होगा? जब जो बॉडी चल रही है उसका मास जो बॉडी रुकी हुई है उसके मास से बहुत ज्यादा हो। देखो, तो कोलिजन का एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो बॉल हैं, दोनों के मास कितने हैं, 5 kg के। तो ये दो बॉल हैं, 5 kg का एक बॉल है और 5 kg का दूसरा बॉल है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं इक्वल स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा ये जा रहा है, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। मासेस तो बराबर है ना, तो m1 m2 किसके इक्वल हुआ है, m के, और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। जब ये कंडीशन आती है तो मैंने पहले ही बताया था कि टकराने के बाद वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाती है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाती है। तो टकराने के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी हो गई वो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो v2 की तो वैल्यू u1 के इक्वल हो गई जो कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और v1 की वैल्यू u2 के इक्वल हो गई जो कितनी हो गई -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0.1 kg की एक बॉल है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कर रही है किसी दूसरी बॉल के साथ जिसका कि मास पता नहीं है। इनिशियली वो मास किस पे था, रेस्ट पर। इफ द 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स विद 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल। दूसरी बॉल का आपकी बार क्वेश्चन में क्या निकालना है, मास निकालना है। दिया क्या क्या है, पहले वाली बॉल का मास दे रखा है, दूसरी वाली बॉल का मास पता करना है। दूसरी वाली बॉल रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और पहले वाले बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है आपने u मान लिया। फाइनल वेलोसिटी पहले वाले बॉल की टकराने के बाद कितनी दे रखी है, खुद की इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 रिवर्स डायरेक्शन में। तो v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का u/3। ये सारी कंडीशन हमको दी हुई है, हमको निकालनी क्या है, टकराने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी, सॉरी मास निकालना हमको तो दूसरे बॉल का। तो निकालने के लिए v1 के लिए इक्वेशन लगा दो। तो v1 के लिए इक्वेशन क्या बताई थी, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 + m2। अब इसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, v1 की जगह क्या लगा दीजिए, माइनस का u/3। m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, m2 की वैल्यू आपको निकालनी है, u से u ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, m2 का आंसर कितना आ गया, 0.2 kg। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास इस अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर एक सैंड बैग लटका हुआ है, सही है, या सिंपल पेंडुलम बोल लो। जिस थ्रेड से लटका हुआ उस थ्रेड का लेंथ कितना है, 1 मीटर। जो बैग है उसका मास कितना है, 1 kg। उसमें एक बुलेट जाकर के स्ट्राइक कर जाती है, बुलेट का मास कितना है, 10⁻²2 kg। बुलेट की क्या स्पीड दे रखी है, 2 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट जैसी इसमें लगती है तो बैग के अंदर एम्बेडेड होने के बाद बुलेट और बैग दोनों एक साथ चलते हैं। इस पॉइंट पर चलेगा कितनी हाइट पर, h हाइट पर, और इस पॉइंट पर जाने के बाद बुलेट बैग में से बाहर आ जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी हाइट पर बैग और बुलेट मिलकर के राइज करेंगे, ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। ये हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम यानी कि बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, mu, और फाइनल के अंदर बुलेट और बैग दोनों एक साथ चलेंगे एक ही वेलोसिटी से, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m + m इंटू v का मतलब कॉमन वेलोसिटी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू को पुट करके, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी निकल करके, इतनी। अब यहां इंप्लाई कर दीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि लॉस इन काइनेटिक किसके इक्वल हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल के। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, गेन इन पोटेंशियल के। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बुलेट और बैक का मिला के कितना हो गया, 1/2 m + m इंटू v², और गेन इन पोटेंशियल कितना हो गया, m + m gh। गॉट इट। इस वाले m + m से तो ये वाला m + m कट ही जाएगा। जब कट जाएगा तो v² की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 2gh के। यहां से आप h की वैल्यू को निकाल लीजिए, कितनी आ गई, v²/2g, और v की वैल्यू आपने कितनी निकाली है ऊपर, इतनी। इसको उठा करके इसके अंदर पुट कर दीजिए, पूरे को सॉल्व कर लीजिए, हाइट के लिए आंसर कितना आ गया, 0.2 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसको कि आपने कितनी हाइट से फेंका, 10 मीटर की हाइट से, यानी बॉल को 10 मीटर की हाइट से फेंका। बॉल कितनी हाइट पर रिबाउंड हो गया, 2.5 मीटर की हाइट पर रिबाउंड हो गया।
2.5 मीटर की हाइट पर रिबाउंड हो गया। सही है। क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। अब इस तरह का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले थ्योरी में ही बताया था कि परसेंटेज लॉस काइनेटिक का कितना आएगा, 75%। कितना आएगा? सही है। साथ ही साथ आपको वेलोसिटीज का रेशियो भी निकालना है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, √2g h तो होता है। तो आप ये तो बोलोगे v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, h के। तो आप इंप्लाई क्या करोगे, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। h1 और h2 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो v1 अपॉन v2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल। v1 अपॉन v2 का रेशियो कितना आ गया, 2 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटीज का तो रेशियो मांगा ही था। साथ ही साथ परसेंटेज लॉस किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है तो पोटेंशियल के टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, mg h1 माइनस h2 अपॉन mg h1। mg से mg कैंसिल आउट हो गया। h1 h2 की वैल्यू गिवन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, इनटू 100 कर दी। परसेंटेज कितना आ गया, 75%।